नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमन त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स समेत 12,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का बिहार में किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने कहा, नई परियोजनाएं लोगों के जीवन को बनाएंगी और आसान। दरभंगा एम्स बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में लाएगा बड़ा परिवर्तन। झारखंड में पहले दौर के चुनाव में सुबह 11 बजे तक लगभग 30% मतदान। 10 राज्यों के 31 विधानसभा समेत वायनाड संसदीय सीट पर मतदान जारी। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। चुनाव नियमों की भी उड़ी धज्जियां। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की गाइडलाइंस। एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी। नोटिस में नियमों के उल्लंघन का जिक्र भी जरूरी। सीजन के पहले कोहरे के साथ एनसीआर सहित स्मॉग की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली के कई हिस्सों में 400 पार दर्ज किया गया AQI। और अब लेंगे समाचार विस्तार से। बात करेंगे प्रधानमंत्री की मिथिलांचल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने बनने वाले अस्पताल से जुड़ी एक प्रदर्शनी देखी। प्रधानमंत्री की यात्रा स्वास्थ्य इंफ्रा की दृष्टि से एक नई शुरुआत जो है उसको दिखाती है। एम्स में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बनेगा। लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध सुनिश्चित होंगी। तो बिहार को एक और एम्स मिला। दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी और एक और एम्स जो है बिहार को मिला। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये यात्रा। कई विकास परियोजनाएं जो हैं वहां समर्पित की प्रधानमंत्री ने। जो एम्स है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का भी इसके साथ निर्माण होगा। तो अपने आप में बेहद अहम, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स का लोगो भी जारी किया। मिथिला के लोग एम्स की आधारशिला रखे जाने को गौरव का क्षण मान रहे हैं। यह अस्पताल दरभंगा शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर शोभन फरौल बाईपास पर बनकर तैयार होगा। दरभंगा हवाई अड्डे की दूरी अस्पताल से करीब 8 किलोमीटर है। एम्स के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका पूरा डिजाइन IIT दिल्ली के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। 188 एकड़ यानी करीब 2.25 लाख वर्ग मीटर में 1264 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ यह अस्पताल बनकर तैयार होगा, जहां 750 बेड होंगे। करीब 36 महीनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को यह दूसरा एम्स दिया है। इससे पहले पटना में एम्स दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिथिला, तिरहुत, कोसी सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल तक लोगों को एम्स का फायदा होगा। गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे,
तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। प्रधानमंत्री ने करीब 5070 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में गलगलिया अररिया 4 लेन का उद्घाटन भी शामिल है। ये सड़क सीमांचल के क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आज 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए। आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 15 जिले की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। 31 सीट के 950 संवेदनशील बूथ को छोड़कर बाकी सभी जगह वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी, जबकि संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। इस चरण में 1,37 लाख से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने गणेश महाली मैदान में हैं। गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर, चाईबासा से दीपक बिरुआ, जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता और लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जेडीयू के सरयू राय और ईचागढ़ से आजसू के हरेलाल महतो चर्चित उम्मीदवारों में शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। अंतर जिला सीमाएं सील कर दी गई हैं। नक्सली गतिविधियों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा अभियान चलाया गया है। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। विधानसभा इलेक्शन फेज 1 जो कुल 43 विधानसभा क्षेत्र में आज हो रहा है, इसमें कुल पोलिंग स्टेशंस 15,344 हैं। 9 बजे तक का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट 13.04% है। सबसे अधिक ईचागढ़ में 15.26%, उसके बाद मझगांव में 15.24%, बरही में 15%। तो आज झारखंड में पहले चरण का मतदान हो रहा है। भाजपा यहां रोटी, माटी और बेटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा के झारखंड में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के अपने गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा के लिए जैत में सपरिवार मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता सुशासन के लिए वोट कर रही है। रोटी, माटी और बेटी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में प्रमुखता से प्रचार किया। झारखंड में पहले फेज की आज वोटिंग चल रही है। 40 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के झारखंड के प्रभारी हैं। शिवराज जी, किस तरीके से देखते हैं, सुबह से देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें झारखंड में खासतौर से देखने को मिल रही है? झारखंड का मतदाता निकल पड़ा है कुशासन के अंत के लिए। इंडी गठबंधन के पाप की लंका को जलाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन लेके आएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन भारी बहुमत से जीतेंगे। 20 से ज़्यादा सीटें जनजातीय सीटें हैं झारखंड की, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। क्यों जनजातीय वर्ग बीजेपी को वोट? क्योंकि जो कुछ किया है मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके कल्याण के लिए किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई रैलियां की और एक नारा आया, कटोगे तो बटोगे। इसका असर आपको लगता है कि पड़ेगा? क्यों बटना चाहिए? देश एक रहना चाहिए, लोग एक रहना चाहिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये भाजपा का मूल मंत्र है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश को बांटना चाहता है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांटा, अब राहुल गांधी जी बांटने की बात कर रहे हैं। भाजपा का कहना है पहले राष्ट्र फिर कास्ट। बुधनी में आपने वोट किया, पहले आप खुद प्रत्याशी अपने आप को ही वोट देते थे एक तरीके से, अब इस बार रमाकांत भार्गव जी को वोट दिया। बहुत प्रसन्नता है कि रमाकांत भार्गव जी को आज मैंने वोट किया है
और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। विजयपुर के बारे में क्या कहेंगे? विजयपुर में तो विजय भाजपा की होगी, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे, झारखंड के चुनाव प्रभारी थे और बुधनी में वोट करने के बाद निकले और झारखंड में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में मतदाता बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कोडरमा की सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने बीजेपी के लिए राज्य में सघन प्रचार किया, हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से खास बातचीत की। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या उम्मीदें हैं यहाँ से झारखंड में? भ्रष्टाचार और लूट इस राज्य की पहचान बन गई, तो आज राज्य की जनता ये ठान ली है कि रोटी बेटी माटी की रक्षा के लिए एनडीए की सरकार झारखंड में हमें बनानी है और लोग बहुत ही अच्छा वातावरण एनडीए के पक्ष में है और लगातार आम लोग इस चुनाव को अपने हाथों में लिया है। कोडरमा जो जिला है उसमें जितनी विधानसभा सीटें उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या उम्मीदें हैं आपकी? बिल्कुल, कोडरमा विधानसभा हो और बरकट्टा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव जी हैं, जो जीत की हैट्रिक लगाने वाली हैं, और उसी तरह से बरकट्टा में अमित कुमार यादव जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से वो भी जीत रहे हैं। तो लोगों को पता है और लोगों को विश्वास और भरोसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर है। तो ये थी कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी जी और केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये पूरा सघन प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इनका मानना है कि कोडरमा की सारी सीटें जहां से ये बिलोंग करती हैं, सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी और नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग उनको वोट करेंगे। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, कोडरमा। तो प्रथम चरण का मतदान हो रहा है झारखंड में और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरायकेला से अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बरकट्टा से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी बातचीत भी देखी हमने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से। अब हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, शहरी क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हम कोडरमा से 90 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र है और आप देख सकते हैं मतदाताओं में गजब का उत्साह है, बम्पर वोटिंग हो रही है। और हम अपना खुद अगर हम बोलें, हम चाहेंगे कि मतदाता ही आपको बताएं कि इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है। सबसे पहले आप तो नेता लग रहे हैं, आप क्या इस क्षेत्र की समस्या क्या है? इस क्षेत्र का समस्या, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस क्षेत्र का समस्या पलायन तो है ही और विकास जो होना चाहिए झारखंड बनने के बाद वो विकास नहीं हुआ है। बहुत हद तक विकास हुआ है, सिंचाई के क्षेत्र में थोड़ा कम विकास हुआ है, एजुकेशन के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास ही मानव जीवन का, जब तक विकास नहीं होता है सभी क्षेत्रों में, तब तक हम विकास को उस पैमाने से नहीं नाप सकते। यानी विकास मुख्य मुद्दा है। आप मतदाताओं की बात सुन रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे, आपके साथ क्या समस्या है? जी, हमारा हजारीबाग जिला है। हजारीबाग से हम 90 किलोमीटर पर हैं। पास में हमारा कोडरमा जिला है जो मात्र 40 किलोमीटर है। ये हम लोगों का समस्या रहा है कि आने जाने में बहुत परेशानी होती है। साथ में पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें हमारे लोग बाहर जाते हैं, जिसमें जो ट्रेन की व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल खराब है। और हमारे क्षेत्र में जो ट्रेन की व्यवस्था, आपने पिछली बार मैंने आपसे बात की तो आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। दूसरा बात है कि हमारे युवाओं के लिए पेपर लीक कर दिया जाता है। गरीब बच्चे हमारे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षित हैं, वो निकाल सकते हैं। और झारखंड सरकार की ये कमी रही है कि हमेशा पेपर लीक करके वैसे बच्चों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है जो नौकरी कर सकते हैं, उनको नहीं, उनके जगह पर पैसा धनबल का प्रयोग किया जाता है और सीटें बेच दी जाती हैं। बहुत संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो सलड़ी पंचायत है, अभी तक 20 सालों से यहीं का विधायक रहे हैं दोनों, और जो विकास होने चाहिए वो नहीं हो पाया। कहावत नहीं कि दिया तले अंधेरा, बिल्कुल दिया तले अंधेरा ही यहाँ दोनों विधायक रहे हैं अब तक। और अब तक जो विकास एक विधायक का पंचायत में होनी चाहिए, अब तक देखने को नहीं मिला है। नियरेस्ट में, मतलब जिस गांव से दोनों विधायक बने हैं,
वहाँ स्वास्थ्य विभाग के बहुत अच्छा बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ कुत्ता भी भुगता है, एक स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, प्राथमिक उपचार भी नहीं हो पाता। यहाँ एक सांप अगर किसी को काट ले तो उस आदमी को डेथ हो जाती है, उसकी दवा उपलब्ध नहीं है। तो बिल्कुल मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह वहां पर मतदाताओं में? देखिए उत्साह बिल्कुल बना हुआ है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं वो हमने देखी कि किस तरीके से जमशेदपुर में हम थे सवेरे, हमने देखा वहाँ पर कि लंबी लंबी कतारें हमने दिखाई लाइव अपने चैनल पर कि लोग किस उत्साह से मतदान करने के लिए आए हैं। महिलाएं खास तौर पे घरों से निकल रही हैं और बड़ी बात है कि सुबह ही यानी कि 7 बजे के पहले से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लग गए थे। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, सरायकेला क्षेत्र में हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर ग्रामीण बूथ में आए हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गति धीमी पड़ी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग सुबह सुबह यहाँ पर वोट डाल के जा चुके हैं और कुछ लोग अभी दोपहर में धूप होने के कारण अभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 1-2 घंटे का समय होगा, धूप कम होगी, उसके बाद और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निकलेंगे और वोट डालने के लिए आएंगे। सरायकेला विधानसभा जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल विधानसभा है और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन एक बार फिर यहाँ से मैदान में है और पहली बार 40 साल के करियर में अपने राजनीति के पहली बार वो बीजेपी से मैदान में है। पूरा करियर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में रहे, उन्होंने पूरी राजनीति वहाँ पे की। अब उनके बेटे और वो पहली बार यहाँ से मैदान में है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए जो मतदाता है वो शहरी मतदाता तो मुखर होकर बोल रहा है, लेकिन ग्रामीण मतदाता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा है, वो साइलेंट वोटर है। अब ये साइलेंट वोटर क्यों है ये समझने वाली बात होगी कि क्या वो अपने मन की बात नहीं बताकर सीधे मोहर लगाकर सीधे ईवीएम की बटन दबाकर अपना जो जनादेश है वो देना चाह रहा है, उसके मन में क्या है ये कोई नहीं भांप पा रहा है। लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि शहरी वोटर जो है वो ज़्यादा मुखर है, ज़्यादा मुखरता से अपने मुद्दे रख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वहाँ पर भी वोटर निकल रहा है वोट देने के लिए, बड़ी संख्या में निकल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बात नहीं कर रहा है, सीधे वोट दे रहा है, मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है, सीधे अपना मतदान कर रहा है। तो समस्याएं जो है कुछ वोटर से हमने बात की जिन्होंने अपनी बात रखी, तो कुछ समस्या देखिए महिलाओं से संबंधित समस्याएं भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि महिला वोटर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो अनुकूल नहीं है, जिस तरीके से बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो जिस तरीके से उनसे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, ये वो एक बड़ी समस्या है। और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसा बताया आलोक जी ने कि ये भी बड़ी समस्या सिर्फ शहरों में नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो और विकट ये समस्या है। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन कुछ वोटर जो है वो मुखरता से बोल रहे हैं, लेकिन कुछ वोटर जो है वो सीधे ईवीएम में जाकर अपना बड़ी बात यह है कि मतदाता निकल कर आ रहे हैं, अपना जनादेश वहां पर दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, अगर हम प्रथम चरण के चुनाव की बात करें तो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये जो मुद्दों के बीच में चुनावी मुकाबला है इस बार का, ये किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखा, अगर हम 20-22 दिनों से झारखंड में घूम रहा हूँ, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो कोल्हान का एरिया हो, चाहे वो छोटा नागपुर का एरिया हो, चाहे आप बिहार से सटे सीमावर्ती जिला हो, यहाँ पर विकास एक प्रमुख मुद्दा है और लोगों के अंदर है कि विकास चाहिए उनको, जो विकास से मरहूम रहे हैं अब तक। और उसमें जैसे कि हमने अभी मतदाताओं से बातचीत की, बिजली की समस्या हो, चाहे वो सिंचाई की समस्या हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, जो यंग जनरेशन जो पढ़ लिख करके रोजगार चाहता है वो पेपर लीक से परेशान है 5 सालों के अंदर जो यहाँ पर हुआ है। तो ये जो समस्याएं हैं इसको लेकर के जनता उद्वेलित है। दूसरी चीज मैंने ये देखा, आप पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो झारखंड विधानसभा क्षेत्र में जो भी चुनाव ये जो चुनाव हो रहा है उसमें दोनों ही गठबंधन, या महागठबंधन कहें या आप इंडी गठबंधन कहें या भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन कहें, ये दोनों ही गठबंधन अपने ही बागी प्रत्याशियों से परेशान है और लगभग आप समझिए कि 70% सीटों पर अपने ही बागी प्रत्याशियों से दोनों ही गठबंधन परेशान है। और कहीं कहीं तो जो बागी प्रत्याशी हैं वो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनसे वो आप कहें कि 1-to-1 हो गए हैं। तो ये दोनों ही जी कुमार आलोक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को सीधे हम महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा में ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे प्रत्याशी सिंदखेड़ा से जय कुमार भाऊजी आ गया। ये जय कुमार जी, श्री काशीराम जी पावरा सिरपुर से, काशीराम जी
श्री अनूप जी अग्रवाल और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, 20 तारीख को महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में मतदान होने वाला है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम कर आया हूं। मैं विदर्भ भी गया, इसके पहले भी उत्तर महाराष्ट्र में आया, पश्चिम महाराष्ट्र में भी गया, कोंकण में भी गया, मुंबई में भी गया और पूरे महाराष्ट्र में घूमकर आया हूं। आप मुझे बताओ धुले वालों, चुनाव का परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है? तो मेरी बात याद रखना, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां महायुति की सरकार बनने वाली है। एक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी गलत सलत वादे कर कर निकली थी। हरियाणा का परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। झारखंड में भी 80 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। झारखंड, भाइयों बहनों, पूरे देश की 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ है। महाराष्ट्र की ये सारी लाडली बहना भी कमल फूल के साथ है, भाजपा के साथ है। और ये हमारे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी लाडली बहना को चेक भेजते हैं। सुप्रिया सुळे और इनके सहयोगी इसका विरोध करते हैं। आप चिंता मत करो, उनको विरोध करने दो, महायुति की सरकार बनाओ। हर एक बहन के अकाउंट में 2100 रुपया हर महीना जमा हो जाएगा। भाइयों बहनों, और इस बार महाराष्ट्र में महायुति अपने समय में आज तक सबसे ज्यादा सीटों से सरकार महायुति बनाने वाली है, महायुति बनाने वाली। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो महान भारत बनाने का अभियान चलाया है, उसमें महाराष्ट्र भी जुड़ जाने वाला है। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी वाले यहां के सभी समुदाय का विरोध कर रहे हैं। रामगिरी महाराज के विरुद्ध उन्होंने यहां बयान दिया, सिंदखेड़ा में दंगे कराए और ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो देश की और महाराष्ट्र की सेहत के लिए अच्छे नहीं। तो सिंदखेड़ा से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, और आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।
जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देश भर में अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर भी आप किसी का भी घर गिरा नहीं सकते हैं। सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये फैसला जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी का घर गिराया जाता है तो ये उस परिवार के सभी सदस्यों पर सामूहिक दंड के बराबर है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर घर छीन लिया जाता है तो प्रशासन को ये दिखाना होगा कि ऐसा करना अंतिम उपाय था। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी तय की हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। इसके साथ ही बिना पक्ष सुने कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 दिनों का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए और इसके साथ ही मकान के बाहर भी इसे चस्पा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नोटिस में साफ साफ जिक्र होना चाहिए कि कैसे नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो नियमों का उल्लंघन किस तरह से हुआ है इसका स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। अथॉरिटी को मकान मालिक को सुनवाई का मौका भी देना चाहिए। तो सुनवाई के मौके देने की भी बात कही है। साथ ही ये भी कहा है डिमोलिशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। डिमोलिशन रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर डाला जाना चाहिए। तो डिजिटल पोर्टल जो है उस पर भी ये रिपोर्ट डाली जाएगी। अगर कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलेगा। इसके साथ ही अधिकारियों को पता होना चाहिए कि अगर वो इसका उल्लंघन कर डिमोलिशन करते हैं तो फिर से मकान बहाली की जिम्मेदारी उनकी होगी। इसका खर्च अधिकारियों को अपनी जेब से भरना होगा। मकान मालिक को भेजे गए नोटिस की एक कॉपी ऑफिस ऑफ कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। तो नोटिस ज़रूरी है और तमाम दिशा निर्देश हैं। बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसमें कहा गया है कि नोटिस जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। और ये जो दिशा निर्देश हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या करें, किसी भी तोड़फोड़ से पहले
15 दिन का नोटिस जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। 15 दिन के नोटिस की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस ये जारी किया जाना चाहिए, तो ये एक जो पूरा समय है वो देने की बात कही है। नोटिस के बगैर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये जो नोटिस है ये जो मालिक है उसे पंजीकृत डाक के द्वारा दिया जाए, जिससे कि उसके पास नोटिस पहुंच जाए और संरचना का जो बाहरी हिस्सा है उस पर ये नोटिस लगाया जाएगा, जिसके खिलाफ जो है एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। उसके बाहर ये चस्पा किया जाएगा नोटिस और उसके बाद ही तमाम जो दिशा निर्देश हैं या तमाम कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ये जो नोटिस है इसमें अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और तोड़फोड़ के आधार भी दिए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे ही किसी संरचना को नहीं गिराया जाएगा। इसमें जो अनधिकृत निर्माण है वो किस तरह से अनधिकृत है, उसमें किस तरह का उल्लंघन किया गया है, तो ये सब जो है दिशा निर्देश हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि समझौता योग्य या आंशिक रूप से तोड़फोड़ की संभावना का आकलन भी। ऐसा नहीं है कि संरचना को एकदम तोड़ दिया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई समझौता हो सकता है या जो आंशिक तोड़फोड़ है उससे जो है स्थिति बरकरार रखी जा सकती है तो वो भी हो सकता है। साथ ही आदेश में स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिए कि तोड़फोड़ क्यों आवश्यक है। अगर तोड़फोड़ आवश्यक है तो उसके पर्याप्त कारण होने चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी बुलडोज़र चला दिया गया। और साथ ही ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी नोटिस नगर निकाय के निर्दिष्ट पोर्टल पर डाले जाने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें ज़रूर होनी चाहिए और जो नगर निकाय का नोटिस है पोर्टल है उस पर ये सारे नोटिस डाले जाने चाहिए। साथ ही अनुपालन की जो निगरानी है उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को जवाबदेह बनाया गया है, तो पूरी जवाबदेही जो है इसमें तय होनी चाहिए। इसके साथ ही तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए, तो पूरी जिस तरह से पारदर्शिता है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और दिशा निर्देशों का उल्लंघन जो है वो अवमानना को आमंत्रित करेगा, यानी कि जो भी ऑफिसर हैं अगर वो दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब है क्या ना करें, उसमें 15 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाए बगैर वैधानिक दिशा निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं होना चाहिए। तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन होना चाहिए, उनके पालन के बगैर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो पूरी प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और अगर इसके तहत ज़रूरी माना जाता है तभी जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो जवाबदेही तय की गई है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून का पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है, हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। तो बीजेपी ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि ये जो एक्शन है संविधान सम्मत होना चाहिए और अपने आप में ये एक बड़ा फैसला है। किस तरह से ये असर डालेगा और क्या कुछ इसके मायने हैं, यही हम खास आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं, इन दिशा निर्देशों को देखते हैं और क्या कहना चाहा है इनमें सुप्रीम कोर्ट ने? थैंक यू रमा जी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और रूल ऑफ लॉ के साथ है। जो कानून की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि किसी भी व्यक्ति को बगैर सुने आप उसके प्रति को निर्णय नहीं दे सकते, या कोई भी अधिकारी एग्जीक्यूटिव पर्सन क्या वो दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, क्या वो
एक जस्टिस बन सकता है अपने सीट पे बैठे हुए जबकि उसके पास पावर्स नहीं। और इस तरह के कुछ एक चीजें सामने आई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कृत्य को, मैं कृत्य कह रहा हूं, स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये विधि संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। कानून की व्यवस्थाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है उनके साथ उसका तालमेल नहीं बैठता। और उसी को बहुत अच्छे से तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक बहुत अहम बात है, इसका मायना ये नहीं है जो ये जजमेंट है कि किसी भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऊपर अगर कोई व्यक्ति बैठा है उसको हटाने के लिए अगर कोई बुलडोजर चलता है तो वो चलेगा। उसको कोई सरकारी जमीन है उस पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो वो चलेगा। लेकिन क्या जो ऐसी कुछ एक किस्से हमने पीछे पास्ट में सुने, क्या एक व्यक्ति जो कि दोषी है, किसी क्राइम का अभियुक्त है, दोषी भी नहीं है, उस अभियुक्त को पकड़े जाने पर, पकड़ने के लिए या उस प्रोसेस में जाने के लिए उसके घर को डिमोलिशन कर देना बिना किसी न्यायिक आदेश के, न्यायिक आदेश का अर्थ है न्यायालय के द्वारा पास किए आदेश के बिना अगर आप करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वो 6-7 पॉइंट्स जो बताए, मैं कहूंगा वो गाइडलाइंस, जैसे 15 दिन का नोटिस, कैसे रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजना है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमको देखते हुए न्यायालय ने बड़े अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ये भी कहा कि उसको पोर्टल में भी लिखिए, उसको डीएम को भी भेजिए, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, चस्पा करिए, उस प्रॉपर्टी के बाहर उसको लगाइए, जिससे कि किसी भी तरीके से जो व्यक्ति अपने बचाव के लिए आना चाहता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरे विश्व में जो संस्थाएं हैं न्याय का पालन करती हैं वो उसको फॉलो करती हैं। तो क्या इन सब मायनों से मुझे ऐसा लगता है कि न्याय की प्रतिबद्धता के तहत इस निर्णय को देखना चाहिए और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किस भी ओहदे पे बैठा हो, कहीं पे भी हो, वो इल्लीगल काम नहीं कर सकता, एटलीस्ट जब तक रूल ऑफ लॉ से ये भारत चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये भारत चलता है, ना कि किसी व्यक्ति के इल्लीगल डिसीजंस से। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही। पारदर्शी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए और एक जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका पूरा ध्यान इसमें रखा गया है कि जो न्याय के अधिकारी हैं या उनको अपनी तैयारी करने का भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए जिन पर ये कार्रवाई करने की बात कही गई है। एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है कि यदि आंशिक रूप से तोड़फोड़ जो है वो बहुत ज़रूरी है या फिर कोई समझौता जो है उसमें हो सकता है, तो उसमें पूरे जो संरचना है उसका विध्वंस ना किया जाए, क्योंकि अगर एक कोई बिल्डिंग या संरचना गिरती है तो वो पूरे परिवार के ऊपर एक दंड होता है। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट जब इस निर्णय को व्यक्त कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, देखिए मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रयास करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम चाहेंगे, हमारा रूल ऑफ लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहेगा कि घर की महिलाएं, घर के बच्चे सड़क में सोएं? क्या ये हो सकता है? देखिए कितना मार्मिक है बात, लेकिन साथ ही प्रतिबद्धता भी दिखाई कि अगर कानून के हिसाब से चल रहे हैं तो कानून के हिसाब से अगर उसको तोड़ना है आंशिक रूप से, और वो चीज को आपको करना पड़ेगा। वीडियोग्राफी का पार्ट देखिए कितनी जिसे कहते हैं ना कि बेहतरीन चीज है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी तभी आएगी ना जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, और इसीलिए वीडियोग्राफी को इनकॉर्पोरेट किया गया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत परिपक्व जजमेंट है। इस जजमेंट में एक और बहुत अहम पहलू है जिस पे नजर डालना बहुत जरूरी है कि अगर डेमोलिशन, अगर ये जो तोड़फाड़ हुई है ये किसी भी प्रकार से इलीगल पाई जाती है और उसमें गलती है ऑफिसर की, तो वो पर्टिकुलर ऑफिसर के पेस में से पैसे दिए जाएंगे उस रिकंस्ट्रक्शन को करने के लिए। संजय जी, जो सार्वजनिक संपत्ति के बारे में कहा गया है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए रमा जी, जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, जो जिसपे पूरे हर भारतवासी का अधिकार है, उस पे कोई कब्जा करके, हमने देखा ऐसा प्रीवियस में हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी जो लैंड मास है उसमें कहीं पे ऐसी जगह है सरकारी जमीनों पे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो उस
में जो उस तरीके का कब्जा है, उसमें भी कानून की व्यवस्थाएं हैं कि प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर समय देना चाहिए कि आप कैसे इस जगह पे आए। और मैं एक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा के कहना चाहूंगा कि और ऐसा जजमेंट सून यू विल फाइंड कि आने वाले समय में ऐसा जजमेंट भी आएगा कि क्योंकि जिस वक्त उस जमीन पे कब्जा किया गया है, चाहे वो पब्लिक प्लेस की जमीन है, पब्लिक प्लेस है, गवर्नमेंट की जमीन है, तो क्यों नहीं उन अधिकारियों को, उस वक्त के अधिकारियों को उसके लिए लाइबल ठहराया जाए कि आप सो रहे थे जब वो कब्जा हुआ। क्योंकि ऐसे हमने कई, हल्द्वानी का डिमोलिशन हमें याद आ रहा है, हल्द्वानी उत्तराखंड में एक जगह थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्टिसिपेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग वहां 10-10, 20-20 साल से बैठे हैं, वी वांट टू टेल यू, चाहे वो इलीगल बैठे हैं, उनको सही समय दीजिए, उनका कहीं और जगह पे जगह दीजिए। रेलवे की जगहों पे लोग कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसा है। लेकिन इस जजमेंट में बड़ी परिपक्वता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिमोलिशन होना है ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी का, जो सार्वजनिक भूमि है, उस पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो वो इन तमाम गाइडलाइंस से परे है। ये गाइडलाइंस ऐसे लोगों को नजर में रख के दी गई है, जैसे कोई अभियुक्त है, वो मिल नहीं रहा है या वो पकड़ा गया है, उसके लिए आप सीधे क्या रूल ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना उसके घर को, उसके आशियाने को डिमोलिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है कि उसने क्राइम किया है, बड़ा प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख रहा है, वो भी रिकॉर्डेड है, बट दैट डजंट मीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बहुत अहम चीज है, बिना ट्रायल के आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। तो संजय जी बहुत शुक्रिया विस्तार से इन गाइडलाइंस को समझाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस पर मतदान से 48 घंटे पूर्व घोषणा पत्र जारी करने पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी ने कल घोषणा पत्र जारी किया, वो काफी दुखद है। कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, यह जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, 11 तारीख से 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद 11 तारीख से बाद कल 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह अपने आप में बहुत ही दुखद है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है हमारे पार्टी ने तो कंप्लेंट किया ही है, इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को और गति प्रदान करेगी। और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान सरकारी बैंकों के शुद्ध लाभ में 26% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उनका कारोबार भी बढ़ा है, जबकि एनपीए में गिरावट आई है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का कुल कारोबार अप्रैल सितंबर के दौरान 236.04 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें सालाना आधार पर 11% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 6 महीनों के दौरान उनके ऋण में सालाना आधार पर करीब 13% की वृद्धि हुई और ये 102.29 लाख करोड़ रुपए रहा। इस दौरान सरकारी बैंकों का जमा पोर्टफोलियो 9.5% बढ़कर 133.75 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और भारत पहली बार पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। इस रैंकिंग में भारत के अलावा और कौन से देश शामिल हैं, भारत की ओर से कितने आवेदन किए गए और इनमें कितनी बढ़ोतरी की गई, आइए आपको समझाते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। भारत को पहली बार 3 मुख्य बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी
WIPO की लेटेस्ट वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 और 2023 के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए भारत के पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइल करने की संख्या दोगुनी हो गई है, जिससे देश छठे स्थान पर पहुंच गया है। WIPO ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से रेजिडेंट फाइलिंग्स में मजबूत बढ़त दिखाई दी। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में फाइल पेटेंट की संख्या 64,480 थी। पेटेंट फाइल करने में देश की वृद्धि दर 2022 की तुलना में 15.7% रही और इस दौरान ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में भारत ने 60% की बढ़ोतरी दर्ज की। WIPO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में दुनिया भर में 35 लाख से अधिक पेटेंट फाइल किए गए। ये लगातार चौथा वर्ष था जब वैश्विक पेटेंट फाइल करने में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। तो ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पेटेंट फाइल करने में देश की वृद्धि दर जो है 2022 की तुलना में 15.7% रही है और इस दौरान ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में भारत ने 60% की बढ़ोतरी भी दर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में दुनिया भर में 35 लाख से अधिक पेटेंट फाइल किए गए। ये आंकड़ों के जरिए समझाया जा रहा है और ये लगातार चौथा वर्ष था जब वैश्विक पेटेंट फाइल करने में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। तो 2023 में पेटेंट के लिए एशिया शीर्ष स्थान पर रहा है और एशिया से 68.7% वैश्विक पेटेंट फाइल किए गए हैं। एशिया से 66.7% ट्रेडमार्क और 69% इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइल किए गए हैं। और पेटेंट का जो अपना महत्व है, आविष्कार को एक्सक्लूसिव अधिकार ये पेटेंट दे देता है और कंपनी अपने उत्पादों पर ट्रेडमार्क का प्रयोग करती है। पेटेंट के लिए एशिया शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और वहीं पर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो हैं वो बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं का जो सजावटी पहलू है उसको प्रदर्शित करती है। तो एशिया 2023 में पेटेंट के लिए शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट के मुताबिक एशिया से 68.7% वैश्विक पेटेंट फाइल किए गए हैं। एशिया से 66.7% ट्रेडमार्क और 69% इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फाइल किए गए हैं। और आपको बता दें कि पेटेंट किसी के आविष्कार को एक्सक्लूसिव अधिकार देता है। वहीं अगर ट्रेडमार्क की बात करें तो ये प्रतीक होता है, डिज़ाइन या नाम हो सकता है जिसे कंपनी अपने उत्पादों पर प्रयोग करती है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं के सजावटी या सौंदर्य पहलू का गठन करता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट में 2023 में पेटेंट के लिए एशिया जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, जहां एक और देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सशक्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसे अब वैश्विक मान्यता भी मिल रही है। और इसी कड़ी में अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने पीएम मोदी को विश्व के लिए शांति दूत कहा है। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पक्षों के साथ बातचीत करने में सक्षम है, जिससे कि आने वाले समय में उनका कद और बढ़ेगा। I think will grow in importance going forward because he is able to have a dialogue with all sides of the political spectrum globally, and he could become a very important peacemaker. Definitely, I believe that there can be a lot of synergies with both people working together. तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की साख बढ़ रही है, तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बुधवार सुबह सीजन के पहले कोहरे के साथ स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली, जिससे दृश्यता पर काफी असर पड़ा है। दृश्यता का स्तर 50 मीटर तक पहुंचने से सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग पर भी असर डाल रहा है। सवेरे 6 बजे पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई और अन्य राज्यों में भी कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई है। विभिन्न हवाई अड्डों पर दृश्यता 1000 मीटर से नीचे दर्ज की गई है। और इस बीच राजधानी में दृश्यता में कमी के साथ मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। स्मॉग के चलते सुबह की सैर के लिए लोग कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं। वहीं
कई सप्ताह से दिल्ली में प्रदूषण का खराब स्तर भी बना हुआ है, जो कि राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए बेहद हानिकारक है। प्रदूषण के खराब स्तर के कारण धुंध की चादर छाई हुई है। दिल्ली के आर्यनगर में सबसे अधिक AQI 417 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। और उसके साथ ही अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अलीपुर, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, पंजाबी बाग, पूसा और सोनिया विहार में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा अलर्ट है। 50 मीटर तक दृश्यता जो है वो पहुंच चुकी है। और अगर हम आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं, क्योंकि इसका असर जो है सड़क सहित वायु मार्ग पर भी पड़ रहा है। सुबह 6 बजे पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम थी और ये इसका असर दिखाता है। और कोहरे से राजधानी के मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। गुरुग्राम की बात करते हैं तो वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण शहर पर धुंध की मोटी परत छाई हुई है। और आपको ये बता दें कि लंबे समय तक खराब AQI श्वास संबंधित मरीजों के लिए खतरनाक होने के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। तो अपने आप में प्रदूषण को लेकर ये एक बड़ा अलर्ट है। जिस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, AQI जहां पर 400 के पार पहुंच गया है, वो अपने आप में दिखाता है कि स्वास्थ्य के लिए कितना गंभीर खतरा इससे पैदा हो रहा है लगातार। वहीं यमुना का प्रदूषण स्तर इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है कि लोगों को जाने से परहेज बरतने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना का मौजूदा जो हाल है वो इतना खतरनाक है कि पानी का रंग काला हो गया है और सफेद रंग की झाग ही झाग देखने को मिल रही है। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैर रहा है। आसमान में धुंध की परत भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। तो ये यमुना का हाल है और हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, ये जो फॉग और स्मॉग जो दिखाई दे रहा है, कितना जो है एक तरह से कह सकते हैं कि चेतावनी का भी है, इसे एक बड़ा अलर्ट कहा जा सकता है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। AQI जो है वो बहुत सी जगहों पे, खासतौर से जो बॉर्डर इलाके हैं, जो हमेशा से देखने को मिला है, विवेक आनंद विहार से लेके मुंडका और आसपास जो पेरिफेरियल जो इलाके हैं, वहाँ पे खास तौर से AQI लेवल जो है वो हम बार बार नीचे की तरफ देखने को मिला। लेकिन इस बार मैं ये बताना चाहूँगा, ये स्मॉग के साथ साथ फॉग का भी कहर है। ये इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले ईस्टर्ली विंड था और इससे एकदम से बाद में कल रात से वेस्टर्ली विंड की शुरुआत हुई है, यानी कि जो पूर्व दिशा से आ रही है ये जो हवाएं हैं और ये जो कंडीशन है, ये पाकिस्तान साइड से, जो सेंट्रल प्लेन कहा जाता है, वहाँ से ये हवा चल रही थी। कल रात को ये जो सिचुएशन है वो गिरना शुरू हुआ, जो विजिबिलिटी है वो गिरना शुरू हुआ। कल करीब 11:30-12 बजे के करीब भी पालम और उसके आसपास के जो इलाके थे, सफदरजंग का जो इलाका था, जो किया जाता है, चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है IMD के द्वारा, वहाँ पे भी विजिबिलिटी बहुत कम थी। आज सुबह विजिबिलिटी 0 पहुँच गई थी और ये एक्सपेक्ट करें ये जो हवा का जो दबाव है, ये जो इस साइड वेस्टर्ली हवाएं चल रही है, ये कल तक ऐसा इसका रहने की उम्मीद है। तो ये जो फॉग, स्मॉग, ये सारी कंडीशनें मिला के ये जो दिल्ली वासी जो है उनको कल तक इसको झेलना पड़ेगा। स्मॉग है, पोल्यूशन है, AQI लेवल खराब हो रहा है और उसके साथ साथ फॉग भी है, ठंड का शायद आगाज होना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का क्या कहना है तपस? जी, मौसम विभाग कहता है कि ये जो फॉगी कंडीशन है, ये क्योंकि ये पहला फॉगी डे है इस सीजन का, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल, ये दोनों दिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा, ये जो हवाएं आ रही है खासतौर से ये सेंट्रल जो पाकिस्तान की साइड से जो हवाएं आती है, ये वेस्टर्ली इसे बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा वेस्टर्ली भी होता है, तो वो जो हवाएं आ रही है वो ये फॉगी कंडीशन ये क्रिएट करता है। इससे पहले ईस्टर्ली हवाएं चली थी, यानी ईस्ट से जो हवा चली थी वो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था, फॉगी कंडीशन नहीं था, लेकिन चूंकि वेस्टर्ली हवाएं हैं और इस वजह से ये कंडीशन पैदा हुई है, जिससे कि नमी और फॉगी, ये एक्चुअली सीज़न का बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कि दिल्ली में ये सीजन का पहला फॉगी डे है। जी तपस, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।